जय हिंद। क्लास 10th यूपी बोर्ड के सभी विद्यार्थियों को जय हिंद। आज का जो हमारा टॉपिक है हिंदी का सैम्पल पेपर है, जो कि आपकी प्री बोर्ड और बोर्ड परीक्षा है। तो मैंने उसको देखते हुए आप लोगों के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट एक सैम्पल पेपर हिंदी का बनाया है, जिसमें मैंने वही प्रश्न रखे हैं जो कि आपकी परीक्षा में लगातार रिपीट हो रहे हैं और जो हमारी दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आप इस प्रश्न को अच्छी तरीके से तैयार कर लेते हैं तो आप लोगों को फिर अनुमान लग जाएगा कि हमारी बोर्ड परीक्षा में किस प्रकार का पेपर आएगा। तो आप लोगों को सबसे पहले अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको जो ऊपर नंबर दिख रहा है आप लोग उस पर मैसेज कर सकते हैं, तो आपको ये पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पे हाई स्कूल 2024 यानी जो जब आप 2024 की परीक्षा दे रहे हैं तो आपका जो हिंदी का पेपर होगा, तो आप लोग सबसे पहले जो बहुविकल्पीय प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको 20 MCQ देखने को मिलते हैं, जो कि आप लोगों को ओएमआर सीट पर भरने होंगे। ये आपको बात ध्यान रखनी है कि ओएमआर पर आप लोग केवल ब्लू ब्लैक बॉल पेन का ही प्रयोग करेंगे। आप अदर किसी पेन का प्रयोग ना करें तो ही बेटर है। इसके बाद यहाँ पे जो हमारा पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, मित्रता निबंध के लेखक हैं। ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी विद्यानिवास मिश्र, ऑप्शन डी डॉक्टर नगेंद्र। तो यहाँ पर जो इसका हमारा सही जवाब होगा, आप लोगों को पता होगा हिंदी का जो आप लोगों का गद्य में जो आपका पहला पार्ट है मित्रता, उसके लेखक कौन है? हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हमारे इसका सही ऑप्शन है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है। तो यहाँ पर सेवा सदन ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी मैला आंचल, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त, ऑप्शन डी कलम का सिपाही। तो यहाँ पर जो हमारा इसका सही आंसर होगा वो हमारा सही आंसर होगा सेवा सदन। क्या होगा? सेवा सदन। चंद्रगुप्त हमारी जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। आपको ये रचना ध्यान रखनी होगी, ये रचना लगातार बोर्ड में पूछ सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सेवा सदन। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे मेरी कॉलेज डायरी के लेखक हैं। ऑप्शन ए डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, ऑप्शन सी अमृत राय, ऑप्शन सी यशपाल, ऑप्शन डी अज्ञे। यहाँ पर जिसका सही ऑप्शन होगा वो हमारा सही ऑप्शन होगा डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। इसका सही आंसर क्या होगा? डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। प्रसिद्ध संस्मरण लेखक हैं। ऑप्शन ए महादेवी वर्मा, ऑप्शन बी प्रेमचंद, ऑप्शन सी प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद। तो यहाँ पे इसका हमारा सही जवाब होगा महादेवी वर्मा। क्या होगा? महादेवी वर्मा जी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आकाशदीप की रचना विधा है। ऑप्शन ए कहानी, ऑप्शन सी नाटक, ऑप्शन सी उपन्यास, ऑप्शन डी काव्य। यहाँ पे इसका हमारा सही जवाब होगा कहानी। क्या होगा? कहानी। आकाशदीप की विधा हमारी क्या है? वो हमारी विधा है कहानी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6। भक्ति काल की रचना है। साकेत, विनय पत्रिका, लहर, प्रेम माधुरी। तो यहाँ पर इसका हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? विनय पत्रिका। क्या होगा? विनय पत्रिका। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद हमारा क्वेश्चन है 7। भूषण किस काव्यधारा के कवि थे? ऑप्शन ए रीतिबद्ध, ऑप्शन बी हमारा रीति सिद्ध, ऑप्शन सी रीति मुक्त, ऑप्शन डी रीतिमत। तो यहाँ पर इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा रीतिबद्ध। क्या होगा? रीतिबद्ध भूषण जी कवि थे, मतलब कि भूषण रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि थे। ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। सीढ़ियों पर धूप के रचयिता हैं। ऑप्शन ए रघुवीर शाह, ऑप्शन बी दुष्यंत कुमार, ऑप्शन सी धूमिल, ऑप्शन डी धीरेन्द्र सक्सेना। तो यहाँ पर इसका जो हमारा सही जवाब होगा वो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए रघुवीर अशाह। क्या होगा? रघुवीर शाह, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका सही जवाब होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। चिदंबरा के लेखक हैं, यानी कि चिदंबरा के रचयिता हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन सी अज्ञे, ऑप्शन डी निराला। तो यहाँ पर इसका हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? सुमित्रा नंदन पंत हमारा इसका सही आंसर होगा। चिदंबरा के लेखक कौन है हमारे? वो कौन है? सुमित्रा नंदन पंत। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चन नंबर 10 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, संसद से सड़क तक के रचयिता हैं। ऑप्शन ए धूमिल, ऑप्शन बी अज्ञे, ऑप्शन सी पंत, ऑप्शन डी
निराला। तो यहाँ पर इसका हमारा सही जवाब होगा धूमिल। क्या होगा? धूमिल। श्यामा प्रसाद धूमिल। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। करुण रस का स्थायी भाव है। ऑप्शन ए शोक, ऑप्शन बी हमारा रति, ऑप्शन सी हास, ऑप्शन डी उत्साह। तो यहाँ पर इसका हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए शोक, ऑप्शन बी रति, ऑप्शन सी हास, ऑप्शन डी उत्साह। तो क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, तो इसका हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? रति। क्या होगा? रति हमारा इसका सही जवाब होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है। रोला के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं। ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 26, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे 28, ऑप्शन डी 24। तो यहाँ पे इसका हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर इसका हमारा डी वाला सही जवाब होगा 24। रोला में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? वो हमारी 24 मात्राएं होती हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे कह रहा हरिपद कोमल कमल से पंक्ति में अलंकार है। ऑप्शन ए रूपक, ऑप्शन बी उपमा, ऑप्शन सी उत्प्रेक्षा, ऑप्शन डी जो हमारा है यमक। तो यहाँ पर इसका जो हमारा सही जवाब होगा वो क्या होगा? उपमा। सही जवाब क्या होगा? जो हरि के जो पद हैं उनकी तुलना से की गई कमल से, यानी कि उसकी उपमा की गई, यानी ऑप्शन नंबर बी वाला हमारा इसका सही जवाब होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अपमान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। ऑप्शन ए आ, ऑप्शन बी अप, ऑप्शन सी मान, ऑप्शन डी ना। तो यहाँ पे इसका जो हमारा सही जवाब होगा वो हमारा सही जवाब है अप। क्या है? अप। अप हमारा इस शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो ये हमारा सही जवाब होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है तद शब्द का तृतीया बहुवचन रूप है। ऑप्शन ए तया, ऑप्शन बी तेभ्या, ऑप्शन बी ताभ्या, ऑप्शन डी हमारा है ताभ्याम। यहाँ पे इसका जो हमारा सही जवाब होगा वो हमारा सही जवाब होगा तया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए वाला हमारा इसका सही जवाब है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। करपट शब्द का तद्भव शब्द है कपड़ा, कटरना, कपाट। इसके बाद ऑप्शन डी हमारा है कपट। तो इसका सही जवाब हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए वाला। क्या होगा? कपड़ा। कपड़ा हमारा करपट शब्द का तद्भव रूप है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। चौराहा शब्द में कौन सा समास है? द्वंद्व, द्विगु, अव्ययी भाव, तत्पुरुष। तो यहाँ पे इसका जो हमारा सही जवाब होगा वो हमारा क्या होगा? द्विगु, यानी कि यानी कि आगे संख्या दी गई तो कौन सा समास होता है? द्विगु समास, यानी कि ऑप्शन नंबर ए वाला हमारा इसका सही, ऑप्शन नंबर बी वाला हमारा इसका सही जवाब होगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 18। संदेहवाचक वाक्य क्या है? चलिए संगम घूमाते हैं, सभी छात्र आज कक्षा में होंगे, दर्जी से कपड़े लेते आना, तारों में करंट प्रवाहित है। तो यहाँ पर संदेहवाचक आपको वाक्य ढूंढना है जिसमें संदेह हो, यानी कि सभी छात्र आज कक्षा में होंगे, तो ये संदेह वाला वाक्य होंगे, यानी कि फ्यूचर की कंडीशन है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकते हैं। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी वाला हमारा सही जवाब होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं। उदाहरण है भाववाच्य या कृतवाच्य, कर्मवाच्य या विचारवाच्य। तो यहाँ पर जो इसका हमारा सही जवाब होगा वो हमारा सही होगा कर्तव्यवाच्य, यानी कि ऑप्शन नंबर बी वाला हमारा इसका सही जवाब होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। वाह भारत मैच जीत गया, रेखांकित पद का परिचय बताइए। यहाँ पे हमारी रेखांकित है वाह पे है, तो यहाँ पे बताना है कि ये वाक्य कौन सा है? संबोधक, समुच्चय बोधक, अव्ययी। इसके बाद विस्मयादि सूचक अव्ययी, शोक सूचक भाव की अभिव्यक्ति। ऑप्शन डी संबंध बोधक अव्यय। उसके बाद ऑप्शन डी है विस्मयादि अव्यय प्रसन्नता सूचक भाव की अभिव्यक्ति। तो यहाँ पर जो हमारा इसका सही जवाब होगा वो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी वाला हमारा इसका सही जवाब है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, यहाँ से हमारे वर्णनात्मक प्रश्न स्टार्ट होते हैं। यहाँ से हमारे वर्णनात्मक प्रश्न स्टार्ट होते हैं जिसमें आपको एक गद्य दिया जाएगा, आपको उस गद्य की सहायता से अपने प्रश्नों का उत्तर देना है। जैसा कि आपको पहला गद्य दिख रहा होगा, निम्नलिखित गद्यांश में से किसी एक नीचे दिए गए प्रश्नों में उत्तर दीजिए। आज मुझे, तो यानी कि ये आपका हेडिंग था,
तो यहाँ पे कह रहा है आज मुझे लिखना पड़ेगा। अंग्रेजी प्रसिद्ध निबंध लेखक A.G. गार्डिनर का कथन है कि लिखने की विशेष मानसिक स्थिति होती है। उस समय मन में कुछ ऐसी उमंग सी उठती है, दृश्य में कुछ स्फूर्ति आ जाती है, मस्तिष्क में कुछ ऐसा आवेग सा उत्पन्न होता है जो कि लेख लिखना ही पड़ता है। उस समय विषय की चिंता नहीं रहती है, कोई भी विषय हो उसमें अपने हृदय के आवेग को भर दे ही देते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ जो गद्यांश दिया गया इसको आपको अपनी परीक्षा में या प्री बोर्ड या बोर्ड परीक्षा में बड़े ध्यान से क्वेश्चन को गद्यांश को पढ़ना होगा, ताकि आप एक ही बार पढ़ें, आप लोगों को ज़्यादा टाइम बर्बाद ना हो। एक बार बड़े ध्यान से पढ़ लेना है कि हमारा जो गद्यांश है क्या कहना चाह रहा है हमसे, हम आपको उसी के अकॉर्डिंग आपको उत्तर देने होंगे। जैसा कि यहाँ पे पहला पूछा गद्यांश, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो सबसे पहले आपको जो अपने सभी बुक के सभी पाठों के लेखक का नाम और पाठ का नाम भी याद कर लेना चाहिए, ताकि आपको बोर्ड परीक्षा में ज़्यादा सोचना ना पड़े। तो जैसा कि यहाँ पे पहला पूछा गया है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि ये जो हमारा पाठ है किस पाठ से लिया गया है। ये हमारा पाठ लिया गया क्या लिखूं, किससे लिया गया है, क्या लिखूं नामक पाठ से लिया गया है, क्या लिखूं। और इसके हमारे लेखक कौन है, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी हमारे इसके लेखक हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो आप लिखेंगे उपयुक्त गद्यांश हमारी पाठ पुस्तक हिंदी के क्या लिखूं नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं। आपको इतना ही लिख देना है। इसके बाद पूछे यहाँ पे कहा गया रेखांकित अंश की व्याख्या करिए। तो आपको जिस क्वेश्चन में रेखा नहीं खींची है, तो आपको बोर्ड एग्जाम में रेखा खींची मिलेगी जिस पर आपको रेखांकित अंश की व्याख्या करनी होगी। तो आपको यहाँ पे हम बता दे रहे हैं कहाँ पे रेखा है। तो आप सबसे पहले यहाँ से उस समय विषय की चिंता नहीं रहती है, कोई भी विषय हो उसमें हमारा हृदय आवेग भर ही देते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे अंडरलाइन थी। आपको इसकी रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखन की विशेष मानसिक स्थिति कैसी होनी चाहिए। तो क्वेश्चन में कैसी होनी चाहिए, स्फूर्ति यानी कि एक उमंग भरी स्थिति होनी चाहिए, तभी हम किसी लेखक को किसी भी लेखकार को कर सकते हैं। अगर आपका मन जो है हमारा स्थिर नहीं होगा, स्फूर्ति यानी ऊर्जा से भरा नहीं होगा, तो आप लोग अच्छा सा निबंध नहीं लिख सकते हैं। यही हमारे लेखक ने कहा है कि लिखने की एक विशेष स्थिति होती है, हमारा जो मन शांत हो और स्फूर्ति से भरा हुआ हो। तो ये हमारे इसके आंसर हो जाएंगे। इसके बाद अथवा प्रश्न देख लीजिए। अथवा में कहा गया है, आपको एक अथवा दिया गया है। यहाँ पे सबसे पहले आपको अथवा पढ़ लेना चाहिए। हमारे देश में ही नहीं, यहाँ पे अथवा आप जूम कर दे रहे हैं, जैसा कि यहाँ पे कहा गया हमारे देश में ही नहीं संसार के प्रत्येक जाति ने अपनी भाषा में चंद्रमा के बारे में कहानियाँ गढ़ी हैं। कवियों ने कविताएं रची हैं। किसी ने उसे रजनीपति माना है, तो किसी ने उसे रात्रि की देवी कहकर पुकारा है। किसी गृहिणी ने उसे अपना दूध बनाया, तो किसी ने अपने पीलेपन का क्षुब्ध होकर उसे बूढ़ा और बीमार ही समझ लिया। बालक श्री राम चंद्रमा को खिलौना समझकर उसके लिए मचलाते हैं, तो सुर के कृष्ण जी भी उसके लिए हट करते हैं। बालक को शांत करने के लिए ही उपाय सा था चंद्रमा की छवि को पानी में दिखा देना। तो ये हमारा जो गद्यांश है इसको आपको पढ़ना होगा कि जो हमारा गद्यांश है किस पाठ से लिया गया है, क्योंकि आपको सभी याद कर लेने कि हमारा कौन सा पाठ किस पाठ से लिया गया है। तो आप लोगों को बोर्ड परीक्षा में बहुत ही आसानी रहेगी। जैसा कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है, रेखांकित अंश की व्याख्या करिए। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए हमारा किस पाठ से लिया गया। तो किस पाठ से लिया गया, पानी में चंदा, किस नाम से, पानी में चंदा और चांद पर आदमी नामक ये पाठ से लिया गया है। तो आपको गद्यांश पर क्या लिखना, उपयुक्त गद्यांश हमारी पाठ पुस्तक हिंदी के पानी में चंदा और चांद पर आदमी नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक जयप्रकाश भारती जी हैं। तो आपको सिर्फ इतना ही लिखना होगा अपने गद्यांश में। दूसरा कहा गया रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। तो यहाँ पे जो यहाँ पे रेखा की गई है, आपको बोर्ड परीक्षा में रेखा करी हुई मिलेगी। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ से हमारी रेखा स्टार्ट होती है, यहाँ पे रेखा हमारी यहाँ से स्टार्ट होती है, किसी ब्रहड़ी ने इसके बाद हट करते हैं। तो कहाँ तक हमारा है, यहाँ तक हमारी लाइन है, ये भी हमारे अंडरलाइन में आता है, ये भी अंडरलाइन में है। इसके बाद ये भी हमारी अंडरलाइन में, यहाँ तक हमारे हट करते हैं। जितना हमारा आपको अंडरलाइन में इसकी व्याख्या करनी होगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जीवन प्रगतिशील क्यों माना जाता है? तो आपको उसका भी आंसर लिखना होगा, जीवन प्रगतिशील क्यों माना जाता है। आपको गद्यांश को समझना होगा और उसका एक अच्छा सा आंसर देना होगा। आपको अथवा में कोई एक ही प्रश्न करना होगा। हमारे ख्याल से आपको ऊपर वाला ही करना चाहिए बोर्ड परीक्षा में। जो आपको बहुत आसान लगे वो ही प्रश्न आपको बोर्ड परीक्षा में करना चाहिए हमारे हिसाब से। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है 20 क्वेश्चन कह रहा है नीचे दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आपको 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जो गद्यांश दिया गया है आपको प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन कहा गया है उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग बिकसय संत सरोज सब हर्षय लोचन श्रृंग। तो आपको ये पूरा ये पद्यांश को पढ़ लेना है। इसका उत्तर आपको हम बताएंगे। तो आप लोगों ने पढ़ लिया होगा पॉज कर। तो जैसा कि यहाँ पहला क्वेश्चन कहा गया है उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। यानी कि आपको पता होना चाहिए किस पार्ट से लिया गया है। जो हमारा ये किस पार्ट से लिया गया, ये हमारा पार्ट से लिया गया धनुष भंग। किससे लिया गया है? धनुष भंग नामक पार्ट से ही हमारा ये जो पद्यांश है ये पार्ट लिया गया है। जिसके हमारे लेखक कौन है? जिसके हमारे लेखक हैं तुलसीदास, यानी गोस्वामी तुलसीदास जी इसके हमारे लेखक हैं। जैसा कि यहाँ पे कहा गया उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। सबसे पहले आपको क्या लिखना होगा? उपयुक्त पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के धनुष भंग नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। आपको बस इतना ही लिखना होगा। इसके बाद कहा गया रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। सबसे पहले आपको रेखांकित अंश यहाँ से यहाँ तक कहा गया विकसय उदित, ये हमारा सब अंडरलाइन में है। हम आपको अंडरलाइन करके दिखा दे रहे हैं, इतना हमारा अंडरलाइन में है। तो यहाँ पर जो हमारी अंडरलाइन दी गई वो हमारी क्वेश्चन में अंडरलाइन यहाँ से ये आपको पीला पीला दिख रहा होगा, अंडरलाइन में खींच रहा हूँ यहाँ से, ये सब अंडरलाइन में ही दिया गया है। तो आपको यही अंडरलाइन की व्याख्या करनी होगी। सबसे पहले आपका पहला प्रश्न आपका हो गया है। तो आपको उपयुक्त पद्यांश की आपको व्याख्या करनी वाला आपका प्रश्न हो गया है। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि उपयुक्त जो पद्यांश में कौन सा अलंकार है। तो अलंकार आपको बताना है कौन सा अलंकार। अगर आपको कोई अलंकार ना आए तो आप एक अनुप्रास अलंकार जरूर लिख सकते हैं, क्योंकि आपके जो कोर्स में 2 ही अलंकार हैं। तो आपको सबसे पहले अनुप्रास अलंकार लिख ही देना, क्योंकि हर एक पंक्ति में कहीं ना कहीं अनुप्रास अलंकार जरूर होता है। ये आपका कोई भी नहीं काट सकता, इस बात की हम गारंटी लेते हैं। अगर आप किसी भी पद्यांश का अलंकार नहीं जानते हैं तो आप एक सिंपली सा अनुप्रास अलंकार लिख सकते हैं, वो कोई गलत नहीं करेगा। आप यहाँ पे जो अलंकार हमारा होगा वो हमारा कौन सा होगा? उपमा अलंकार। क्या होगा? उपमा अलंकार। आप ये भी लिख सकते हैं, अनुप्रास दोनों, तो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद हमारे यहाँ क्वेश्चन अथवा वाला, आप इनमें से कोई एक कर सकते हैं, या तो ये वाला या ऊपर वाला। यहाँ पे कहा गया जब तक साथ एक भी दम हो अवशिष्ट भी धड़कन, रखो आत्म गौरव से ऊंची पलकें ऊंचा सिर ऊंचा मन, एक बूंद भी रक्त शेष हो जब तक मन में है शत्रुंजय, दीन वचन मुख से ना उचारो मानो नहीं मृत्यु का भी भय। तो ये आपको पद्यांश पढ़ना होगा, पता करना होगा किस पद्यांश का ये हमारा है। तो ये आपको सबसे पहले पता होना चाहिए हमारा किस पाठ का, ये हमारा किस पाठ का है? ये हमारा है स्वदेश प्रेम का। किस पाठ का नाम क्या है? हमारे स्वदेश प्रेम। स्वदेश प्रेम नामक पाठ से हमारा ये पद्यांश लिया गया है। सबसे पहले यहाँ पे जो क्वेश्चन कहा गया है उपयुक्त पद्यांश की आपको क्या करनी है? संदर्भ सहित व्याख्या लिखी। तो आपको पता कैसे लिखना होगा? उपयुक्त पद्यांश हमारी पाठ पुस्तक हिंदी के स्वदेश प्रेम नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता पंडित राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। बस आपको इतना लिख देना है, आपका जो हमारा संदर्भ है वो आपका पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पे कहा गया है रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। सबसे पहले आपको रेखांकित बस यहाँ से यहाँ तक करनी है, पूरे हमारे चारों लाइन की आपको रेखांकित अंश की व्याख्या करनी होगी। इसके बाद कहा गया है कि इस पद्यांश में कौन सा रस है? तो इस पद्यांश में हमारा कौन सा रस है? वीर रस। कौन सा है? वीर रस। इससे हमारा कौन सा रस है? वीर रस है। आपको लिख देना है वीर रस। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ पे क्वेश्चन के नीचे दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित आपको हिंदी में अनुवाद करना होगा। जैसे आपको इस पूरे पैराग्राफ को अच्छी तरीके से रीड करना है, और आपको अभी पता होना चाहिए हमारा किस पाठ से लिया गया है। और ये हमारा संस्कृत पाठ से मतलब की है,
उसी के पोर्शन से है, तो आपको ये पूरा हिंदी में इसका अनुवाद आना चाहिए। तो आपको हिंदी में अनुवाद इसका करना होगा, तो आप अच्छे से पढ़ लीजिए अपनी बुक से। इस चैप्टर को अच्छे से तैयार कीजिए, परीक्षा की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको अच्छी तरीके से याद करेंगे। ये हमारे आज जो हमारे चंद्रशेखर आज़ाद और न्याय के बीच संवाद है, तो उसको आप अच्छी तरीके से कर लेंगे। तो जैसा कि यहाँ पे कह लगा आरक्षा श्रीराम, मतलब कि जो वहाँ पे जो नौकर था उसने पूछा आरक्षा श्रीराम अयम अस्ति, यह चंद्रशेखर है, यह राजद्रोही है। गत निधे अननयम असंयोगिता साम्याम एकस्य आरक्षकस्य दुर्जन सिंहस्य मतस्य ये आपको पूरा पढ़ना होगा। आपको ऐसे हम पढ़ेंगे, बहुत टाइम लगेगा, आपको अच्छे तरीके से पढ़ लेना और पूरा तैयार कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे आप अथवा ये नहीं तो आप ये वाला भी कर सकते हैं। अस्माकं संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते मानव जीवनम संस्कृत गुरम ऐसा यथा स्वयं नवाम नवाम विचारधाराम स्वीकरोति नवम नवासक्तम च प्राप्तनोति अत्र दुराग्रह नास्ति यत युक्ति युक्तम कल्याणकारी च तत्र सहत्र गृहीतम भवति। तो आपको इस ऊपर या ये अथवा में से किसी एक का आपको हिंदी में अनुवाद करना होगा, तो ये वाला करेंगे या तो फिर हम नीचे वाला भी कर सकते हैं। आपको कोई एक ही करना है। जैसा कि यहाँ पे कहा गया कि तो जैसा कि आपको उपरोक्त गंधर्व जो आप लोगों को इसको संदर्भ सहित हिंदी में व्याख्या करनी है। तो जो हमारे जो पहला पार्ट है किससे लिया गया है, ये हमारा लिया गया वीरा। जो हमारा ये पार्ट है किससे लिया गया है, देशभक्त चंद्रशेखर नामक पाठ से लिया गया है। देशभक्त चंद्रशेखर नामक पाठ से ये वाला हमारा ये हमारा गद्यांश है किससे लिया गया, देशभक्त चंद्रशेखर नामक पाठ से लिया गया है। इसके बाद जो हमारे अथवा में दिया गया है, जो हमारा यहाँ पे ये दिया गया है, ये हमारा किससे लिया गया है, ये हमारा लिया गया है भारतीय संस्कृति। किस पाठ से लिया गया है, भारतीय संस्कृति पाठ से लिया गया है। और आपको इसकी हिंदी में अनुवाद कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा दिए गए संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो आपको जो संस्कृत का ये आपको ये पद्यांश दिया गया, आपको किसी एक का आपको हिंदी में अनुवाद करना होगा। कोई एक का हिंदी में अनुवाद करना होगा। जैसा कि यहाँ पे पहला अनुवाद होगा, पहला आपको पाठ का नाम लिखना होगा। सबसे पहले आपको संदर्भ लिखना होगा। तो आपको संदर्भ ऐसे लिखना होगा, उपरोक्त पद्यांश हमारी पाठ पुस्तक वीरा वीरे पूज्यते नामक पाठ से लिया गया है। फिर आपको हिंदी में अनुवाद डाल देना है, फिर आपका अनुवाद पूरा कर देना है। इसके बाद है इसे अथवा वाला जो पाठ किस पाठ से लिया गया, ये हमारा पाठ से लिया गया है जीवन सूत्रधारी। किस पाठ से लिया गया है, जीवन सूत्रधारी नामक पाठ से हमारा ये पद्यांश लिया गया है, जीवन सूत्रधारी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, आपको अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर देना होगा। आप जिस जिले से बिलोंग करते हैं, आपको उसी जिले का खंड काव्य लिखना होगा। तो जो हमारे उत्तर प्रदेश से कानपुर के मंडल में आते हैं, उनको हमारे कर्मवीर भरत की कथा वस्तु आपको याद करनी है। कर्मवीर भरत की, किसकी याद करनी है, कर्मवीर भरत की। आपको जो कानपुर मंडल में आते हैं उनको कौन सा तैयार करना होता है, कर्मवीर भरत। आप जिस भी जिले से हो, आप अपना जिले वाई यहाँ पे वो तैयार कर लेना है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखना है, उनकी रचना भी लिखनी होगी। हमारे ख्याल से आपको रचनाएं 10 रचनाएं तो प्रत्येक लेखक की याद कर लेनी चाहिए, जो आपकी पेजिंग में महत्वपूर्ण हिस्सा बनेगा। अगर आप जीवन परिचय लिखते समय कम पेज लिखते हैं तो आपको कम नंबर दिए जाएंगे। इसलिए आपको अपनी बोर्ड परीक्षा के 10 रचनाएं तो याद कर लेनी चाहिए। आपको लगभग 2.5 पेज में जीवन परिचय लिख देना है, कम से कम 2 तो लिख ही देना है। तो पहला जो हमारा कहा गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसके बाद हमारा कहा गया रामधारी सिंह दिनकर, डॉक्टर भगवत उपाध्याय। तो हमारे तीनों डॉक्टर आ गए इस बार हमारे तीनों डॉक्टर आ गए। तो आप किसी एक का जीवन परिचय लिख देना है। इसके बाद हमारा यहाँ पे कहा गया ये हमारा पद से लिया जाता है। तो यहाँ पर आपको कोई एक रचना लिखनी है, या तो सूरदास पे लिखें या रसखान पे, रामनरेश त्रिपाठी पर। आप कोई एक रचना, कोई एक कवि पर आपको जीवन परिचय लिखना है। आपको उनके बारे में शिक्षा, जीवन परिचय, क्या उन्होंने प्राप्त किया है, उनकी रचनाएं, देश में भ्रमण, आप कुछ भी ऐसे हेडिंग बना कर लिख सकते हैं, तो आपकी अच्छी मार्किंग हो जाएगी। इसके हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र पे ना आया हो। तो ये आपका जो क्वेश्चन है प्योर पक्का नंबर का क्वेश्चन होता है। आपको इसको गलत नहीं करना। आपको कोई खंड का कोई
आपको श्लोक याद कर लेना है। ठीक है दोस्तों, इसका ये आपका पक्का प्रश्न होता है। तो आप लोग जिस पाठ का आपको श्लोक याद है आप उसका नाम जरूर लिखेंगे कमेंट बॉक्स में। जिस भी चैप्टर का आप लोगों ने इसका श्लोक याद किया है आप उसका पाठ नाम जरूर कमेंट लिखें। हम सभी का कमेंट पढ़ेंगे, देखते हैं हमारे कितने बच्चों ने श्लोक याद कर रखा है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पे कहा गया अपने विद्यालय को प्रधानाचार्य को एक सप्ताह के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए, अवकाश देने के कार्य उल्लेख कीजिए। तुम्हारे एप्लीकेशन लिखने में सभी बच्चे एक्सपर्ट होते हैं। इस बात की उम्मीद है कि सारे बच्चे प्रार्थना जो पत्र होता है सभी बच्चे हमारे अच्छे तरीके से लिख लेते हैं। तो हमारे ख्याल से आपको ऊपर वाला ही लिखना चाहिए, आप नीचे वाला अच्छी भाषा नहीं लिख पाएंगे। सबसे पहले आपको ऊपर वाला ही लिखना होगा हमारे हिसाब से। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ से क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के आपको उत्तर देने। 4 प्रश्न लिखे हैं, आपको किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। तो जैसे यहाँ पे पहला कहा गया वाराणसी नगरी के शाम संगम स्थली अस्ति, इसका उत्तर क्या होगा हमारा वाराणसी नगरी विविधा धर्माणाम संगम स्थली अस्ति। तो आपको जहाँ पे लिखा केशाम तो यहाँ पे क्या लिख देना है धर्माणाम, क्या लिखना है धर्माणाम विविध धर्माणाम। इसके बाद हमारे यहाँ पे क्या क्या वीरा केन पूजते, तो अब यहाँ पे क्या लिखे वीरा वीरेण पूजते, केन की जगह क्या लिख देना है वीरेण, क्या लिख देना है वीरेण। बस आपके 2 हो गए, टेंशन फ्री। इसके बाद आपको अगर ये आता है तो आप ये कर दीजिए, हम इसका आंसर बोले थे। इसका आंसर हो जाएगा अपत्येन रोगा भवती। तो यहाँ पे लिखा किम की जगह आपको क्या लिख देना है रोगा, क्या लिख देना है रोगा, क्या लिख देना है रोगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है भारतीय संस्कृति कीदृशी वर्तते, इसका आंसर क्या होगा भारतीय संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते। इसका हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर जीवन परिचय लिखना होगा। तो आपको कोई एक टॉपिक पर आपको जीवन परिचय लिखना होगा, जिस पर आपको बहुत ही अच्छा जीवन परिचय आता हो आपको उसी पर जीवन परिचय लिखना होगा, ताकि आपका जो एग्जामिनर है आपका एक भी नंबर ना काट पाए। तो आपको विदाउट हेडिंग नहीं लिखना होगा, आप लोग हेडिंग डाल कर ही लिखेंगे। लगभग आप 3 पेज का तो निबंध जरूर लिखें हमारे ख्याल से। और प्रत्येक पहले आप लोग रूपरेखा बनाएंगे, फिर हेडिंग डालेंगे, बाकायदा हेडिंग डालकर लिखेंगे तो आपकी पेजिंग भी अच्छी भर जाएगी और आपको अच्छे नंबर भी मिल जाएंगे। तो आपको ऐसे लिखना होगा, मैं गारंटी लेता हूँ आपके कोई नंबर नहीं काटेगा। आप लोग विदाउट हेडिंग लिखने का प्रयास ना करें, आपके नंबर कट सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जो लिखना होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे सर हम किस पर ऐसे लिखना चाहेंगे। आप लोग इस वाले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे कमेंट में कि सर हम किस पर जो है निबंध लिखना चाहेंगे। तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे हम किस विषय पे जो हमारा ऐसे आप लोग लिखना चाहेंगे। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन खत्म हो गया है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोग को सभी सब्जेक्ट की सैम्पल पेपर और इम्पोर्टेंट प्रश्न मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसी चैनल पर देखने को मिलेंगे। तो आप इसको जल्दी से फॉलो करें यानी कि दोस्तों को शेयर भी करें और लाइक जरूर करें। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कि आप सभी को जय हिंद, अच्छी तरीके से पढ़ाई करें।